हेलो बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोग सैटेलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि सैटेलाइट जो है अ, वो डिवाइस होती है जो किसी भी एक जो बड़ा हमारे पास प्लेनेट रहेगा उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। दैट मीन्स यदि हमारे पास में ये अर्थ है और इस अर्थ के अ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अर्थ की कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो लेट मी ड्रॉ कि यहाँ तक जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो एक सैटेलाइट जो होगा वो इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस तरीके से जो है एक रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के चारों तरफ। ठीक है, तो ये अर्थ जो वो हैवी बॉडी हो जाएगी, लार्ज प्लेनेट हो जाएगा, और अर्थ जो है एक स्मॉल या लाइटर बॉडी हो जाएगी कंपेरिजन टू किसके, अर्थ के। ओके, तो हम लोगों ने जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलर सेटेलाइट के बारे में। तो जनरली बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल फॉर्म में है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास में कहलाता है इक्वेटर, और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारे पास में पोल। तो ये कहलाता है हमारे पास में नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये कहलाता है ईस्ट एंड वेस्ट। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है वेस्ट टू लेके ईस्ट तक। ठीक है, तो अर्थ का जो घूमने का डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। ओके, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, और सिमिलरली ईस्ट टू वेस्ट का जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारे पास में ये वाला होगा, जिसको हम लोग लिख देते हैं ओ, दैट इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है यदि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो हमारे पास में जो पोलर सैटेलाइट होंगे, मतलब नाम से ही समझ में आता है एक ऐसे सैटेलाइट जो पोल्स के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, पोलर सैटेलाइट। तो द सैटेलाइट रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, दे विल कॉल्ड एज ए पोलर सैटेलाइट। ठीक है, यदि हम लोग इन सैटेलाइट की एंगल की बात करते हैं कि पोलर सैटेलाइट कितने एंगल पे होंगे, तो आंसर है ये रहा हमारे पास में इक्वेटोरियल प्लेन, और इक्वेटोरियल प्लेन के रेस्पेक्ट में ये जो पोलर एंगल बनेगा, पोलर सैटेलाइट का जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हाट वी कैन से दैट द सैटेलाइट whose एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस विद इक्वेटोरियल प्लेन इज 90 डिग्री। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टेशनरी सेटेलाइट में देखा था, उन सेटेलाइट की जो हाइट थी स्टेशनरी सेटेलाइट की वो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव थी। उनके कंपैरिजन में जो हमारे पास में पोलर सैटेलाइट होते हैं वो नियर टू द अर्थ होते हैं, मतलब ये जो है 36,000 किलोमीटर ना होके अराउंड ऑफ 500 टू 800 किलोमीटर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर होते हैं। ओके ओके, अभी जो है यदि इनकी जो हाइट है पोलर सैटेलाइट की वो अर्थ सरफेस से 500 टू 800 किलोमीटर अबव है, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जब सैटेलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे टाइम पीरियड निकाला था, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी उसकी। ठीक है, तो जहाँ टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में एक रिलेशनशिप आया था जो था हमारे पास में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन जी। इन सब के अंदर यदि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो जो पाई स्क्वायर था और आर स्क्वायर था और जी था वो सब की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा था कि नियर द अर्थ सरफेस यदि कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो वो अराउंड ऑफ 100 मिनट्स के अंदर, एक जो ये कह सकते हैं कि वन रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, फिर से यदि एक सैटेलाइट की हाइट नियर द अर्थ सरफेस है जो 200 है, 300 है, 400 किलोमीटर है, ठीक है, तो वो एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगभग 100 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि सैटेलाइट की हाइट हम लोग 36,000 कर देते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उस सैटेलाइट को अर्थ का लगभग एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज का टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए बच्चों, यदि मैं ये कहूँ कि यदि एक जो पोलर सैटेलाइट है उस पोलर सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, और हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो यदि मैं एक पोलर सैटेलाइट के ऊपर एक कैमरा फिट कर देता हूँ तो वो जो पोलर सैटेलाइट है वो हमारे पास में
पूरी की पूरी अर्थ का इमेज जो है वो हम लोगों को दिखा सकता है। इस चीज़ को समझिए कैसे। बच्चों ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये वाला जो है नॉर्थ कहलाएगा, ये वाला पोर्शन जो हमारे पास में साउथ कहलाएगा। फिर से ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है। अब ऐसा समझिए कि हमारी जो अर्थ का रोटेशंस है वो हमारे पास में ऐसा है, मतलब ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है वेस्ट टू लेके ईस्ट तक, इस तरीके से। ठीक है। और जो हमारे पास में पोलर सैटेलाइट है, तो ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो पोलर सैटेलाइट कैसे जाएगा, तो पोलर सैटेलाइट यहाँ से ऐसा रिवॉल्व करेगा और वो इधर जाएगा। हमारी अर्थ किधर रिवॉल्व कर रही है, तो हमारी अर्थ जो है वो ऐसा रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, और पोलर सैटेलाइट जो वो रिवॉल्व ऐसा कर रहा है। तो यदि मैं इस अर्थ को इस तरीके से टुकड़ों में बांट दूँ, तो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए जब एक पोलर सैटेलाइट आया और उस पोलर सैटेलाइट ने ये वाला जो हिस्सा है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इतना वाला जो हिस्सा है, दोनों पेंसिल्स के बीच का जो गैप देखिए, तो ये रहा हमारे पास में एक पोलर सैटेलाइट। इस शॉर्पनर का पोलर सैटेलाइट समझिए, जो नॉर्थ से लेके ऐसा साउथ जा रहा है। तो इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ये जो यहाँ पे होल दिख रहा है शॉर्पनर के अंदर, आप इसको कैमरा समझ सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने नीचे कर दिया, तो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, और ये जो सैटेलाइट है ये इसके ऊपर से ऐसा गया। तो उस कैमरे ने, ये जो कैमरा हमारे पास में ये वाला होल शॉर्पनर के अंदर, इस कैमरे ने क्या किया, इतने पोर्शंस को कवर कर लिया, मतलब कि अर्थ का ये वाला जो पोर्शन है ये कवर हो गया। ठीक है। अब चूंकि अर्थ जो है हमारी रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। तो जो पहले स्कैन किया था कैमरे ने, वो पोर्शन कहाँ चला गया, इधर, और अभी ये पोर्शन सामने आ गए। तो अब दूसरी बार 100 मिनट्स के बाद में ये पोलर सैटेलाइट जो है अर्थ का नीचे से ऐसा चक्कर काट के फिर से ऐसा ऊपर से आएगा, और ये क्या करेगा, अब की बार इस पोर्शन को कवर करके निकल जाएगा। तो ये अब की बार क्या किया उसने, इस पोर्शन की जो इमेज है वो हमारे सामने दिखा दी। ठीक है। अगली बार अर्थ जो है वो ऐसा रिवॉल्व कर रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास आ गया अब की बार। तो फिर से सैटेलाइट अगले 100 मिनट्स में आएगा और वो इसको कवर करके चला जाएगा। फिर से अर्थ जो है वो ऐसा रिवॉल्व कर रही है, ये देखिए ऐसा, तो वो फिर से सैटेलाइट ऐसा आएगा और इस पोर्शन को कवर करके चला जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि लगभग 100 मिनट्स हम लोग बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 आवर्स कर लेते हैं। तो 2 घंटे के अंदर ये सैटेलाइट जो है अर्थ का इतना पोर्शन जो है ना उसकी पिक्चर लेके चला जाता है। जब अगले 2 घंटे आएंगे तो अर्थ यहाँ तक घूम चुकी होगी, और जिस पिक्चर ली है वो पिक्चर नीचे जा चुकी है, और अभी ये इस सैटेलाइट आएगा और इसकी पिक्चर लेना बाकी है, तो इसकी पिक्चर ले लेगा। फिर अगली बार जब 2 घंटे बाद आएगा तो अर्थ फिर से घूम चुकी है, अब की बार इस पोर्शन की पिक्चर लेके चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक सैटेलाइट जो है, ये मान लीजिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं वन डे में। ठीक है। तो 24 घंटे में से आप लोग 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 घंटे में लगभग वो एक अर्थ का एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। तो वो पूरी अर्थ को एक दिन में वो पूरी अर्थ के कितने राउंड लगा लेगा, तो आंसर है वो 12 राउंड जो है अर्थ के लगा लेगा। तो 12 राउंड के अंदर वो पूरी अर्थ को क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है इस तरीके से। ठीक है। हर बार जाएगा, एक स्मॉल एरिया स्कैन करके जाएगा, फिर से आएगा, एक स्मॉल एरिया स्कैन करके जाएगा, फिर से आएगा, एक स्मॉल एरिया स्कैन करके जाएगा। इस तरीके से पूरी अर्थ को स्कैन कर सकता है। और इस तरीके से यदि पूरी अर्थ स्कैन हो गई तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी अर्थ के ऊपर जो भी एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिलती है, सब की सब एक्टिविटी उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। दूसरा, क्योंकि इस सैटेलाइट की जो हाइट है वो अर्थ सरफेस से ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए जो इमेज आएंगी, जो क्लियरिफिकेशन आएगी इमेज का, क्योंकि यदि हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा दूर की फ़ोटो खींचते हैं तो पिक्सल जो हो फेड हो जाते हैं और हमें इमेज जो क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो इसकी जो हाइट है वो अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए ये ईजिली क्या कर सकता है, फ़ोटो जो क्लिक करेगा उनका रिजोल्यूशन अच्छा होगा, तो अच्छी इमेज जो हम लोग को देखने को मिलेगी। बैटरी जो रिजोल्यूशन होने से बैटरी, हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि बैटरी रिजोल्यूशन होगा तो जो पैरामीटर्स होंगे हमारे पास में, जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग देखना चाहते हैं, वो हम लोग चीज़ों को बेटर व्यू से देख सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग,
तो इंडिया ने लगभग, जो हम लोग पोलर सैटेलाइट की बात करें, तो 4 सैटेलाइट मेनली इंडिया ने लॉन्च किए हैं। अभी जो है कंटिन्यूसली प्रोग्रेस उसके ऊपर चल रही है। रिसेंटली भी एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया, जो हमारे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको देखेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो इंटरनेट प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं काम करता है, उस तरीके से। तो मेनली जो इंडिया के जो पोलर सेटेलाइट है वो हमारे पास में है, IRS-1 है, IRS-B, IRS-C और IRS-1 डी, ये 4 जो है मेन मेन सेटेलाइट है जो हमारे पास में पोलर सेटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए हैं। ठीक है। नाउ, अब ये जो पोलर सेटेलाइट है इनका यूज़ क्या है? जैसे हमारे पास में जो स्टेशनरी सेटेलाइट थे, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट थे, वो हमारे पास में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते थे। तो ये जो पोलर सेटेलाइट है ये हमारे पास में कहाँ पे यूज़ होंगे? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। तो मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा घुमा देता हूँ समझने के लिए, और इसके ऊपर जो है हमारा इंडिया जो है वो ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इंडिया जो हमारे पास में ऐसा बना हुआ। तो यहाँ पे मान लीजिए केरल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हैदराबाद है, फिर यहाँ पे गुजरात है, और फिर इस तरीके से दिल्ली और MP, राजस्थान, और इस तरीके से हमारा हरियाणा आता है। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब मानसून केरल से चलती है तो एक सैटेलाइट नॉर्थ से, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, और ये रहा नॉर्थ, और ये रहा साउथ। और इसको क्लियर समझिए, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ पे मान लीजिए केरल है, तो एक सैटेलाइट यहाँ से आएगा और वो इस मॉनसून की फ़ोटो क्लिक करके चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो आंसर वो इसकी तरफ से ऐसा रिवॉल्व करेगा और फिर से ऐसा आएगा। जब वो सैटेलाइट 2 घंटे बाद में आता है तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉनसून है ये लिटिल बिट ऊपर खिसक गया। फिर से वो सैटेलाइट ऐसा जाएगा और फिर से घूम के आएगा, तो फिर से हम लोग ये देखते हैं कि मानसून थोड़ा सा और ऊपर खिसक गया। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 2 घंटे में मानसून लगभग इतनी दूर खिसका। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने उस पोलर सैटेलाइट के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, और कैमरा क्या कर रहा है? उन बादल जो हमारे पास में उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 2 घंटे में मानसून जो है वो 50 किलोमीटर आगे बढ़ा, या ये कहें कि 40 किलोमीटर आगे बढ़ा। अगले 2 घंटे मानसून जो है वो 30 किलोमीटर आगे बढ़ा। तो हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने अप्रोक्सीमेटली आइडिया निकाला कि भाई केरल से लेके जो हमारा हरियाणा है या दिल्ली है वो लगभग इतने किलोमीटर पड़ता है, और मानसून इतनी स्पीड के साथ में चल रहा है, तो लगभग केरल से लेके मानसून के दिल्ली पहुंचने तक इतनी स्पीड के हिसाब से इतना टाइम लगेगा। तो हम लोग साइंटिस्ट बता देते हैं कि लगभग 25 अगस्त या 25 जुलाई या 25 जून या 25 अप्रैल, जो भी डाटा है उसके आसपास जो है दिल्ली NCR के अंदर या दिल्ली के आसपास मानसून छाया रहेगा। ठीक है। इस तरीके से पोलर सेटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारी हेल्प करता है। सेकंड चीज़ समझिए, हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो है इस तरीके से एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। उस एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि पिछले कुछ सालों से जो एक इश्यू बना हुआ है कि ओजोन लेयर जो उसमें एक छेद हो गया, होल हो गया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ओजोन लेयर हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है 50 to 80 किलोमीटर के आसपास, जो बेसिकली हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से, उनको वो कंट्रोल करती है। तो अभी ये सैटेलाइट जो है लगभग हमारे पास में, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, 500 से 800 किलोमीटर ऊपर है। तो हमारा जो ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर है वो नीचे रह चुका है। तो इस सैटेलाइट के थ्रू हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को फोटो क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में ये चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे जो है ज़्यादा बारिश होने वाली, यहाँ पे जो है ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। या जैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना कि दिल्ली में भाई इतना पोल्यूशन फैल गया है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो सैटेलाइट क्या करता है, दिल्ली का जो एरिया है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैप के थ्रू, और उस एरिया में सैटेलाइट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है पोल्यूशन है। तो उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि दिल्ली में भाई इतने परसेंटेज पोल्यूशन फैला हुआ है, या ये कहें कि दिल्ली की हवा इतने परसेंटेज खराब भी हो चुकी है। ठीक है। अगला, ये जो सैटेलाइट है हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज या को फाइंड आउट करने की कोशिश में हमारी हेल्प करता है। कैसे? देखिए, तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से मान लीजिए इतनी हाइट पे है। ठीक है। ये जो गैप है, ये मान लीजिए गैप हमारे पास में 500 से 800 किलोमीटर का है। तो ये जो सैटेलाइट है
ये सैटेलाइट कुछ रेज जो है वो रिलीज करता है, कुछ रेडिएशंस रिलीज करता है। आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह होती है। तो फिलहाल आप इतना समझिए, ये सैटेलाइट कुछ रेडिएशंस रिलीज करता है। वो रेडिएशंस क्या होती है कि जब वो किसी जगह पे जाती है और वहाँ से टकराती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में अर्थ के इस भाग पे बहुत सारा कोयला है, या ये कहें कि बहुत सारा अ, अलग जो हमारे पास में रिसोर्सेज है, जैसे कि लोहा हो सकता है, चांदी हो सकती है, सोना हो सकता है, कोयला हो सकता है, ठीक है, पेट्रोलियम हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है। तो मान लीजिए अर्थ के इस पोर्शन पे कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इस सैटेलाइट ने क्या किया, यहाँ से कुछ रेडिएशंस, मतलब इसके इस भाग से कुछ रेडिएशंस उसने रिलीज की। ये रेडिएशंस क्या करेंगी, यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे अर्थ के सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि कुछ रेडिएशंस जो है वो टकरा के वापस आ गई, सैटेलाइट ने रिसीव कर लिया। फिर से कुछ रेडिएशन सैटेलाइट ने एमिट की और वो जाके अर्थ सरफेस से टकरा के वापस से आ गए। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो गई लेकिन टकरा के वापस नहीं आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को किसी जगह पे प्लेटिनम ढूंढना है, तो कुछ रेज ऐसी है जिनको प्लेटिनम मेटल क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब आई सैटेलाइट ने कुछ रेडिएशंस को एमिट किया तो हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए इस जगह पे प्लेटिनम मटेरियल्स का भंडार है। तो यहाँ से रेडिएशंस जो है वो टकरा के वापस नहीं, क्योंकि प्लेटिनम मेटल्स ने क्या किया, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई सैटेलाइट जब इस लोकेशन में रिवॉल्व कर रहा था उसने रेडिएशन छोड़ी थी, और इस पॉइंट से जो है रेडिएशन टकरा के वापस नहीं गई सैटेलाइट के ऊपर। वी कैन आइडेंटिफाई इजिली। तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे जो है प्लेटिनम नाम की जो रेडिएशंस थी वो वापस जानी चाहिए थी लेकिन वो नहीं गई, तो यहाँ पे खोदना शुरू करो और यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको प्लेटिनम मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इस पोलर सैटेलाइट के थ्रू जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम लोग फाइंड आउट ही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसा हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि सैटेलाइट क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। जैसे ऐसा आया, इतना पोर्शन को स्कैन करके चला गया, फिर अर्थ ऐसी घूमी, फिर अगली बार आया, इतने पोर्शन को स्कैन किया, फिर ऐसी घूमी, इतने पोर्शन को स्कैन किया, फिर ऐसी घूमी। इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, पूरी अर्थ को स्कैन कर रहा है। और पूरी अर्थ को स्कैन करेगा तो पूरी अर्थ की इमेज जो है वो हमारे पास है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एनिमी की ट्रूप्स है, मतलब कि भाई जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि चाइना ने इतने आगे तक जो अपनी सेना को बढ़ा दिया, तो हम लोग देखने थोड़ी ना जा रहे कितनी सेना को आगे तक बढ़ा दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू जो है चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ की फ़ोटो क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि भाई 2 घंटे पहले सेना यहाँ पे थी, 2 घंटे बाद सेना यहाँ पे आ गई। तो हम लोग बोलते हैं कि चाइना की जो सेना वो आगे बढ़ रही है। तो पोलर सैटेलाइट के थ्रू हम लोगों ने ये पता कर लिया कि भाई चाइना की सेना जो है वो आगे बढ़ रही है, या फिर चाइना की सेना जो है उस जगह को छोड़ के पीछे चली गई, वोट एवर, ठीक है। तो इसी सैटेलाइट के थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके जो ट्रूप्स हैं, मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ पे जो है अपनी जगह बनाई हुई, कहाँ कहाँ पे वो ठहरे हुए हैं, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि एक्चुअली में जो साइंस है वो ये नहीं कहती कि आप दुनिया को नुकसान पहुंचाइए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो अपनी सेफ्टी के हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बना के रखे हैं, ठीक है। या हम लोग यदि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक्चुअली बेनिफिट है, लेकिन यदि उनके प्लांट्स में कुछ लीकेज हो जाए या न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग गलत तरीके से प्रयोग करें तो एक जो वर्ल्ड है उसके लिए वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, यदि इस पोलर सैटेलाइट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अर्थ सरफेस की इस पोर्शन पे एक रूस का या रशिया का, किसी का भी मान सकते हैं, एक न्यूक्लियर प्लांट चल रहा है। और हम लोग ये जानते हैं कि ये न्यूक्लियर प्लांट से इस तरीके से ये कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है। तो पोलर सैटेलाइट क्या करेगा, जब अर्थ को स्कैन करेगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पे न्यूक्लियर प्लांट चल रहा है रशिया का। उसी प्रकार से रशिया जो है उसने भी अपने पोलर सैटेलाइट छोड़ के रखे, तो वो क्या स्कैन कर सकता है कि भाई इंडिया जो है उसका यहाँ पे जो है न्यूक्लियर प्लांट चल रहा है। तो हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट की नॉलेज है वो रशिया वालों के पास, और रशिया वालों जो न्यूक्लियर प्लांट की नॉलेज है वो हमारे पास है। तो इस तरीके से जो पोलर सैटेलाइट है वो जो दूसरे कंट्रीज के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको भी ढूंढने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ अबाउट द पोलर सैटेलाइट था। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक है वो हम लोग समझते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस।
बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि वेट जो होता है वो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक मास होता है और अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब ये जो वेट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वेट की जो क्वांटिटी है या मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। जैसे यदि हम लोग मून के ऊपर जाएंगे तो हमें हमारा वेट कम फील होगा, यदि हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो हमारा वेट हमें लोगों को ज़्यादा फील होगा, क्योंकि मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो कम है कंपेरिजन टू किसके, अर्थ के। ठीक है, तो बेसिकली वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम लोग बच्चों अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं तो बचपन से ही हम लोग अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाते आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अजीब नहीं लगता है। बट एक्चुअली में जब हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं तो हम अर्थ के ऊपर एक एक्शन कर रहे हैं, मतलब कि हम अर्थ को पुश कर रहे हैं, नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन इज देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट इक्वल टू रिएक्शन। तो यदि हम लोग अर्थ को पुश कर रहे हैं तो अर्थ भी क्या करती है, हमारे अपोजिट एक रिएक्शन करती है, मतलब वो भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जितना हम लोगों ने अर्थ के ऊपर फोर्स लगाया, अर्थ ने भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाया, तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या इजिली अर्थ के ऊपर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, यदि ये वो फोर्स हमारे पास में अनबैलेंस हो जाए, तो मान लीजिए हमारा फोर्स ज़्यादा और अर्थ का कम है, तो हम लोग अर्थ को नीचे दबा देंगे। यदि अर्थ का ज़्यादा और हमारा कम है तो अर्थ हम लोगों को ऊपर की तरफ से उछाल देगी। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन बैलेंस है, इसलिए हम लोग अर्थ के ऊपर इजिली खड़े हो सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास में एक छत है, इस छत के ऊपर मैंने एक स्प्रिंग को ऐसा लटकाया और इसके नीचे कुछ हम लोगों ने मास लटका दिया। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं इसके ऊपर मास लटका देने से ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, स्प्रिंग का साइज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे पास ऐसी हो जाती है। तो ऐसे क्यों हो गई, तो आंसर बच्चों, जब हम लोगों ने इस स्प्रिंग को एक फिक्स्ड पॉइंट से, या कह सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट से जो कि रिगिड लेस है, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, उससे लटकाया, तो अर्थ ने इस स्प्रिंग के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो गई। ठीक है, तो यदि अर्थ हमारे पास में उस स्प्रिंग के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के एक्शन कर रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, और उस रिएक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजरमेंट कर सकते हैं, और उस रिएक्शन फोर्स को हम लोग बोलेंगे कि उस रिएक्शन फोर्स को हम लोग बोलेंगे मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वेट। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे 5 kg का मास लगाया, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन करने वाला जो हमारे पास मीटर वो क्या दिखाता है, 5 kg। तो 5 kg जो वो इस 5 kg को नहीं दिखा रहा, वो जो मीटर के अंदर 5 kg है वो हमारे पास में जो रिएक्शन फोर्स लगा है हमारे पास में, क्योंकि एक्शन किसने किया, अर्थ ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच के, तो वो 5 kg अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में रिएक्शन फोर्स लगा है, वही क्या कहलाता है हमारे पास में, ऑब्जर्व्ड वेट। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो सीलिंग जिसके ऊपर हम लोगों ने स्प्रिंग को लटकाया हुआ है, ये स्प्रिंग यहाँ से टूट जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब ये सीलिंग यहाँ से सीलिंग से स्प्रिंग जो है वो टूट जाती है, तो स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, और वो कितनी स्पीड के साथ गिरती है, तो आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्पीड के साथ में वो नीचे की डायरेक्शन गिरना शुरू हो जाती है। तो जब वो नीचे की डायरेक्शन में गिर रही होती है, तो उसके ऊपर वेट मास तो जो है वो अभी भी लटका हुआ है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच ना होकर कैसी रहती है, जैसी ओरिजिनल पोजीशन में पहले थी वैसी की वैसे हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर रिएक्शन फोर्स नहीं लगा है, या दूसरे वर्ड्स में ऐसा समझिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तीसरे वर्ड्स में इफ ए डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, then object will fall due to acceleration due to gravity, then object will not feel any kind of the force or any kind of the weight. ठीक है, and this concept is known as the weightlessness concept. ठीक है, फिर से, यदि हमारे पास में जो सीलिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये जो स्प्रिंग है ये नीचे की डायरेक्शन में गिरना शुरू होगी, कितनी स्पीड के साथ में, तो आंसर एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी की स्पीड के साथ में। तो इन दिस सिचुएशन स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेच एंड नो अपवर्ड reactional force acts on the object, so object will feel weight is 0 and that means object is called weightless is in free fall concept। ओके, अभी ये जो फ्री फॉल कंसेप्ट है इसमें जो वेटलेसनेस है ये हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हम लोगों ने फील की है जो हम लोगों को वेटलेसनेस देखने को मिलता है। तो तीन चार है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग बुक से पढ़ सकते हो। पहला है इन इंटरस्टेलर स्पेस। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, इस अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा तो अर्थ उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी और उसको अपनी तरफ खींच के लेके आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए यदि कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पार करके बाहर चला जाए तो अर्थ उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसा फील करेगा, वेटलेसनेस फील करेगा। तो जब हम लोग अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाते हैं और मून की तरफ जाते हैं, मून की तरफ जाते हैं तो मून की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो एक वो पॉइंट जहाँ पे ना तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और ना ही मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो ये जो इंटरस्टेलर स्पेस होता है, इस स्पेस पे या इस पॉइंट पे नीदर अर्थ इज अट्रैक्ट नॉर मून इज अट्रैक्ट, सो एट दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट विल फील एट वेटलेसनेस, ठीक है। ओके, क्यों भाई, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे वो जीरो है, क्योंकि ना तो अर्थ का लगेगा ना ही मून का लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, जीरो। सेकंड थिंग, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल होगा, व्हेन ए ऑब्जेक्ट विल बी इन फ्री फॉल, तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था एपरेंट वेट वाला लिफ्ट के अंदर, तो उससे हम लोगों ने एक रिलेशनशिप निकाला था। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना शुरू करती है और आदमी जो है वो वेटलेसनेस फील करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, W इक्वल टू कितना हो जाएगा R, क्योंकि यदि हमारे पास में एक्शन होगा देयर विल बी रिएक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने कंसेप्ट निकाला था M इज इक्वल टू जी माइनस का M इंटू में जी माइनस का A, और यदि A जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाए कब, जब ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉलिंग होगा, ठीक है। तो जो W आ जाएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में जीरो और ऑब्जेक्ट विल फील वेटलेसनेस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जब एक पर्सन जो है वो एक सैटेलाइट के अंदर घूमता है तो हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो सैटेलाइट हमारे पास घूमते हैं तो सैटेलाइट तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर ही घूमते हैं, और जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है मतलब अर्थ उसके ऊपर एक पुल का फोर्स लगाती है, और पुल का फोर्स लगाने के कारण जो वेट है वो तो जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वेट तो बनेगा, ठीक है। तो फिर एक सैटेलाइट के अंदर जो पर्सन है उसको वेटलेसनेस कैसे फील होती है, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं बच्चों कि हम लोग ये जानते हैं कि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है और सर्कुलर मोशन में अपने वो ऑर्बिट के अंदर घूमता है। तो किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक फोर्स है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो अर्थ का यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरह काम करता है, हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो किसी का कोज होता है, ये हम लोगों ने वहाँ पर भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स से काम कर रहा है जो इसको चारों तरफ से ऑर्बिट के अंदर घुमा रहा है, ठीक है, किसको, सैटेलाइट को। तो यदि हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स चारों तरफ सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर घुमा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो कि इस सैटेलाइट को इसके अर्थ की तरफ खींचने के कारण अर्थ की तरफ नहीं पहुंचने दे रहा होगा। तो आंसर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड डायरेक्शन में लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके आउटसाइड डायरेक्शन में लगता है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है
कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना ही हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसलिए दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, बराबर, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो। तो जैसे हम लोगों ने इंटरस्टेलर कंडीशन में स्पेस वाली कंडीशन जो थी उसमें पढ़ा था ना, कि उसमें ना तो अर्थ का मास होता है, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड का फोर्स होता है, और ना ही जो मून की ग्रेविटेशन फील्ड है उसका फोर्स होता है। वही सिचुएशन यहाँ पे हो गई, जितना हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना ही हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसलिए जो सेटेलाइट के अंदर पर्सन बैठा है उसको वेटलेसनेस फील होती है। ठीक है, ओके। अब ये जो वेटलेसनेस हो जाती है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम, जब कोई पर्सन या जो एस्ट्रोनॉट होता है वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठा होता है, तो वो उसको खाने में और पानी पीने में या जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें वो बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि यदि प्लेट के अंदर कोई खाना रखा हुआ है तो प्लेट्स के ऊपर खाना रखा इसलिए हुआ है क्योंकि उस प्लेट के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है वो खाना, और जो प्लेट है वो उस खाने के ऊपर फोर्स लगा रही है, मतलब वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का काम हो रहा है। तो यदि कोई कंडीशन वेटलेसनेस बन जाती है तो ना तो वहाँ पे एक्शन होगा ना ही वहाँ पे रिएक्शन होगा। तो उस कंडीशन में जो खाना होगा वो प्लेट के साथ में चिपकेगा नहीं, मतलब प्लेट पे रखा नहीं जाएगा। जो पानी में की बोतल है यदि आप उस बोतल को उल्टा कर दोगे तो क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में कोई खींचने वाला नहीं है तो बोतल के अंदर से पानी निकलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए बोतल है, ये ऐसी बोतल है, ये उसका ढक्कन है, यदि आप ढक्कन खोल के बोतल को ऐसा कर दोगे तो उसके अंदर से पानी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि नीचे कोई फोर्स है ही नहीं जो उसको नीचे खींच के लेके जाए पानी को। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको खाना खाने में पानी पीने में बड़ी दिक्कत होती है। ये जो वेटलेसनेस की एक ही प्रॉब्लम है। हालांकि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से उनको खाना खाना, किस तरीके से खुद को मैनेज करना है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं, बट इट इज़ ए कंसेप्ट कि उनको ऐसी दिक्कतें होती है। दूसरा, यदि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट के अंदर चलने की कोशिश करता है, तो मान लीजिए हमारे पास में स्पेस क्राफ्ट की जो सरफेस है वो है, और एक पर्सन जो है वो इसके अंदर चलने की कोशिश करता है, तो क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी पुल हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होगा, तो ये पर्सन जो है इसके सरफेस के साथ में चिपकेगा नहीं, और ये पर्सन क्या रहेगा, हवा में घूमता रहेगा, और जिस हिसाब से स्पेस क्राफ्ट घूमेगा तो ये पर्सन जो है स्पेस क्राफ्ट की छत से जाके लग सकता है और उसको डैमेज हो सकता है, कुछ चोटें लग सकती है। तीसरा, हम लोग ये जानते हैं कि लंबे समय तक यदि कोई बंदा यदि एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहता है तो हमारा जो बॉडी के सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से बन गए हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो हमारे बॉडी के जो सिस्टम है या जो ऑर्गन्स है वो इस तरीके से काम करते हैं कि कंटिन्यूसली उनको ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगना चाहिए, तभी वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वगैरह, फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी वगैरह जो प्रोसेस है वो सब उसी हिसाब से डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चौथा हम लोगों ने पढ़ा है, और आप लोग आगे भी पढ़ोगे इसकी पूरी यूनिट जो ऑक्सीलेशन के बारे में। लेकिन एक चीज़ समझिए, जब एक पेंडुलम जो है वो इस तरीके से ऑक्सीलेट करता है, ठीक है, तो उसका हमारे पास में एक एक्सप्रेशन निकल के आता है कि वो कितने टाइम पीरियड में अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो एक ऑक्सीलेशन का मतलब ये है कि पेंडुलम का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाना, एक्सट्रीम से लौट के मीन पे आना, और मीन से फिर से एक्सट्रीम पे जाना, फिर से लौट के मीन पोजीशन पे आना, ये कहलाता है वन रोटेशन ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है, तो वहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल के आता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। आप लोग आगे पढ़ोगे तो यहाँ से यदि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेटलेसनेस कंसेप्ट में कितना हो जाता है, जीरो। तो जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है तो यहाँ पे 1/0 करेंगे तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। मतलब कि यदि किसी पेंडुलम को आप वेटलेसनेस कंडीशन में बना दोगे तो उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब पेंडुलम विल नॉट वर्क। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेटलेसनेस एंड पोलर सैटेलाइट। कल हम लोग जो है केपलर्स के 3 लॉ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, कोई दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बेटा। थैंक यू वेरी मच।